गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार जहांगीर फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कल हमने पढ़ा था ग्लूकोज की विवृत संरचना के बारे में और उस विवृत संरचना का निर्धारण करने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो स्टार्ट की थी हमने और पहली अभिक्रिया हो गई थी हमारा अपचयन। अपचयन वाली अभिक्रिया हो गई थी कि ग्लूकोज का अपचयन यदि रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ में करवाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो एक सीधी श्रृंखला 6 कार्बन की, जिसमें 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में आपस में जुड़े होते हैं, प्राप्त हुई थी, जिससे ये सिद्ध हुआ था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन की उपस्थिति और वो भी सीधी श्रृंखला में, उसका निर्धारण हो गया पहली अभिक्रिया से। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया दूसरी, HCN से क्रिया। क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज की संरचना में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। जैसे CHO समूह था, हमें पता है ग्लूकोज की संरचना है तो CHO समूह, एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो उस एल्डिहाइड समूह यानी कार्बोनिल समूह 2 ही होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो उस एल्डिहाइड समूह यानी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन अभिक्रियाओं में से लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की अभिक्रियाओं को दर्शाइए। तो यहाँ पे हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, एक HCN के साथ में और एक नीचे दी हुई है NH2OH के साथ क्रिया। सबसे पहले HCN के साथ में क्रिया पढ़ेंगे। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ में करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। देखिए, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, एक कार्बोनिल समूह है, इसकी संरचना में बना रखी है C डबल बॉन्ड O, ऊपर H है, नीचे C जुड़ा हुआ है यानी कि CHOH4 ये C वाला जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। HCN क्योंकि एक ध्रुवीय अभिकर्मक है, ये CN यहाँ पे माइनस का होता है और H यहाँ पे प्लस का है। तो अब इस O की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, तो ये O देखो, ये तीर का निशान लगा के बता रखा है मैंने, ये O जो है वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। O के ऊपर माइनस आ जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे HCN ध्रुवीय अभिकर्मक है तो CN माइनस और हाइड्रोजन जो है प्लस, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस O के साथ में आके जुड़ जाएगा। देखो, तीर का निशान लगा के बता रखा है मैंने, O के साथ में आके जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा ये तो। और ये CN है, ये माइनस है जो कि कार्बन के ऊपर प्लस आवेश है, इसलिए CN कार्बन के ऊपर आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे बना देगा ये वाला। तो CHOH, क्योंकि देखो H एक ऑलरेडी ऊपर जुड़ा हुआ है, CHOH और CN, ये वाला जो बनाया है देखो, साइनो CN और हाइड्रीन मतलब OH, ये जो, इसीलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्योंकि ग्लूकोज से बना है साइनोहाइड्रीन, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो जब HCN के साथ में ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। इससे ग्लूकोज में देखो, यहाँ पे जो केवल और केवल अभिक्रिया हो रही हो एल्डिहाइड समूह ही कर रहा है, बाकी कहीं भी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसीलिए कार्बोनिल समूह के साथ में ये अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। इसीलिए इससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता चलता है। अब इसके कन्फर्मेशन के लिए या कन्फर्म करने के लिए एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे, NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराते हैं तो ग्लूकोक्सिम ऑक्सिम बनता है। ग्लूकोज का बन रहा है इसलिए ग्लूकोक्सिम, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो ही बनाते हैं ऑक्सिम। एल्डोक्सिम एल्डिहाइड बनाएगा तो कीटोन बनाएगा तो कीटोक्सिम, इसीलिए ग्लूकोज बना रहा है क्योंकि इसमें भी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इसलिए इसे ग्लूकोक्सिम। तो ये ग्लूकोक्सिम बनता है और ये भी केवल कार्बोनिल समूह के कारण ही ये अभिक्रिया होती है, इसीलिए इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। यहाँ देखिए, ग्लूकोज के साथ में हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो वही ग्लूकोज के पहले कार्बन के पास में C डबल बॉन्ड O ये रहा। अब यहाँ से देखो NH2OH, तो यहाँ से NH2 वाले के दोनों H जो हैं वो हटेंगे और यहाँ से O हटेगा, H2O का निष्कासन हो जाएगा। देखो ये रहा। अब यहाँ पे बच गया N
और ओ एच। एन के 2 एच हटे तो एन की डबल बॉन्ड यानी 2 वैलेंसी खाली होगी, इसीलिए एन जो है वो इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ की भी 2 वैलेंसी है, यहाँ से हट रहा है तो कार्बन की भी 2 वैलेंसी और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी, दोनों की खाली होगी, इसीलिए ये इससे यहाँ पे देखो यहाँ ये जुड़ रहा है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और इस एन के साथ में वो एच ऑलरेडी है। तो ये वाला जो बना है ये है ऑक्सी। अब ये एल्डिहाइड का बना है तो एल्डोक्सिन, लेकिन ग्लूकोज से बना है तो इसलिए इसको बोलेंगे ग्लूकोक्सी। तो NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में जब ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोक्सिन बनता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने उपस्थिति कर ली इस ग्लूकोज में, एक तो 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला और एक कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह में भी कौन सा समूह, क्योंकि कार्बोनिल समूह 2 होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल समूह में भी कौन सा कार्बोनिल समूह, उसकी उपस्थिति के लिए हम एक अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो है ब्रोमीन जल से क्रिया। ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। ब्रोमीन जल दुर्बल ऑक्सीकारक है। इसके अलावा देखिए टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक है। और दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम पढ़ेंगे 12वें लेसन में एल्डिहाइड कीटोन में कि दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में केवल एल्डिहाइड ही ऑक्सीकृत होता है, कीटोन नहीं होता। इसलिए अगर दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकृत हो गया और अगर अम्ल बन गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, अगर नहीं है तो कीटोन। तो दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं ब्रोमीन जल। अब ब्रोमीन होती है Br2, जल H2O, दोनों को मिला करके ये बनाया गया है। तो जब ब्रोमीन में जल डाला जाता है तो ये अभिक्रिया होती है, देखिए ये रही, इसमें एक नवजात ऑक्सीजन बनती है और नवजात ऑक्सीजन जो होती है इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो O2 डाई ऑक्सीजन से अधिक होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है नवजात ऑक्सीजन। तो Br2 H2O 2HBr और यहाँ पे बनेगी नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगी अम्ल में। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड का ये समूह है, C डबल बॉन्ड OO और एक H है। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन थी दो जो हमें ब्रोमीन जल से प्राप्त हुई है, ये ब्रोमीन जल से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, ये H को OH में परिवर्तित कर देती है, जिससे ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया। और इसकी अभिक्रिया द्वारा एक ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। केवल एक COH समूह इसमें आ जाता है और ये ग्लूकोनिक अम्ल हो जाता है, ये है ग्लूकोनिक अम्ल। COH CHOH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो ब्रोमीन जल के साथ में जब ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ये अभिक्रिया भी आई हुई है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की अभिक्रिया। अब देखिए एक नोट है, और मैंने बोला था कि टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन ये दोनों भी क्या हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक है। टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन दोनों दुर्बल ऑक्सीकारक है। अतः इनकी उपस्थिति में भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और इससे भी ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। इससे भी ये सिद्ध होगा कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा। देखो टोलेन अभिकर्मक सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसे टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, और उस टोलेन अभिकर्मक से Ag2O प्राप्त होता है। टोलेन अभिकर्मक ये Ag2O प्राप्त हुआ है। इस Ag2O में ऑक्सीजन है, ग्लूकोज के साथ में क्रिया करेगी, वही एल्डिहाइड समूह इसका होता है। ये जो Ag2O वाली ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर देगी। ये देखिए हाइड्रोजन को OH में बदल देगी और ये वही COOH बन जाएगा। यहाँ से जो Ag2O था वो 2Ag का ये रहा, एक रजत अवक्षेप चांदी जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है और वही ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अगर रजत अवक्षेप प्राप्त होता है तो सीधी सी बात अभिक्रिया हुई है और ग्लूकोनिक अम्ल बना है। अतः एल्डिहाइड समूह इसमें उपस्थित है, जिससे ग्लूकोज क्या कर रहा है, दुर्बल ऑक्सीकारक टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत अवक्षेप दे रहा है। अगला देखिए, इसी में मैंने बोला फेलिंग विलियन के साथ में भी क्रिया दर्शाएगा। फेलिंग विलियन जो है वो 2 प्रकार का होता है, A और B। A होता है CuSO4, उससे प्राप्त होता है Cu, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और एक Cu2 उसे क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, Cu होता है। अब इस फेलिंग विलियन का O जो है वो वही इस H को OH में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, COH बन जाएगा, ये रहा।
और इससे Cu2O, क्योंकि एक ऑक्सीजन गई, अब 2 Cu बच गए और एक ऑक्सीजन बच गई, Cu2O का लाल भूरा अवक्षय प्राप्त होता है। अगर लाल भूरा अवक्षय प्राप्त हुआ तो ग्लूकोज फेलिंग विलयन के साथ में क्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बना रहा है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में, एक कार्बोनिल समूह, और वो भी एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता चला है। निश्चित हो गया कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है पहले कार्बन पे। अब इसके बाद अगले इसमें उपस्थिति होती है वो होती है प्राथमिक एल्कोहलिक समूह CH2OH। देखो ये नीचे लिखा रखा है CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है, इसकी उपस्थिति होती है। अभी इसकी उपस्थिति, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तो ऑक्सीकृत हुआ ही नहीं अभी, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति, इसलिए अब ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे प्रबल ऑक्सीकारक नाइट्रिक अम्ल के साथ में। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है, इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण ही होता है, जनरली ऑक्सीजन ही देगा ही। तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के N2O या फिर NO या फिर NO2 आदि में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करा देता है। उसका जो अगला कंटेंट होता है उसका ऑक्सीकरण कर देता है। तो देखो, जब इसके साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाया जाता है, तो सैकरिक अम्ल बनता है। क्योंकि एक COH नहीं, यहाँ पे नीचे वाला जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह CH2OH होता है, ये भी क्या हो जाता है COOH में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये हो गया, इसलिए सैकरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। COH CHOH का होल फॉर COOH, ये होता है सैकरिक अम्ल। और सैकरिक अम्ल का बनना इसमें प्राथमिक एल्कोहलिक समूह को दर्शाना होता है। तो इसीलिए नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, जो ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह यानी CH2OH समूह की उपस्थिति का पता बताता है, यानी CH2OH समूह को दर्शाता है, प्राथमिक एल्कोहलिक समूह को दर्शाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है, 1-2 रिएक्शन और है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। इसमें OH समूह कितने होते हैं उसके लिए अभिक्रिया है, तो नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने जो बातें बताई है समझ में आई होंगी। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल विनोद कुमार जांगिड़ केमिस्ट्री क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लाभान्वित हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो। और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।